मैं कमलानंद झा आज जो हमारे बीच से दो बड़े अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान गुजरे हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम शोध संवाद की टीम के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे इसके लिए ऑफ़र किया कि आप इस पर बातचीत करें। वैसे मैं फिल्म क्रिटिक तो हूँ नहीं। ये दूसरी बात है कि कुछ फिल्मों पर मैंने लिखा ज़रूर है, लेकिन वो लिखना एक फिल्म के कंटेंट पर लिखना और अभिनेता पर बातचीत करना कुछ अलग है। फिर भी मैं बातचीत करूँगा। तो बातचीत शुरू करने से पहले हम एक शख्सियत को याद करना चाहेंगे जिनका आज जन्मदिन है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जिन्होंने जो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े चिंतक और जिन्होंने कहा कि बात व्याख्या करने की नहीं, देश दुनिया को बदलने की है। जिन्होंने सबसे हाशिए पर, दुनिया भर के हाशिए पर रहने वाले मजदूरों को सम्मानित जिंदगी और उनकी बेहतरी के लिए जिन्होंने पूरा एक मुकम्मल दर्शन दिया। केवल दर्शन ही नहीं दिया बल्कि पूरा एक आधार दिया और क्रांतिकारी काम किया। उनको हम लाल सलाम भेजते हैं। उसके बाद इन दोनों अभिनेताओं पर बात करने से पहले मुझे लगता है कि एक रंग कर्म से जुड़ी शोध संवाद के मंच से, उनके बहाने से हम उनको जरूर याद करें, और वो हैं उषा गांगुली। उषा गांगुली देश में महिला निर्देशक रंगमंच के बहुत कम हैं, उंगलियों पर गिने जाने वाले निर्देशिकाएं हैं। उनमें उषा गांगुली बहुत महत्वपूर्ण निर्देशिका थी, और मुझे लगता है कि उनको याद करने में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हम लोग जो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें से अधिकांश लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, और उषा गांगुली बंगाल में हिंदी रंगमंच को एक ज़मीन आधार प्रदान किया और हिंदी रंगमंच को उन्होंने बहुत पॉपुलर किया। ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मन्नू भंडारी के महाभोज, महाश्वेता देवी के रुदाली, काशीनाथ सिंह का काशीनामा और महेश एल कुंजवार की होली आदि नाटकों से वहाँ बंगाल में हिंदी रंगमंच को बहुत मजबूती प्रदान की। दूसरी जो उषा गांगुली के बारे में महत्वपूर्ण बात है, जो इस मंच से मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, कि रंगमंच ही नहीं बल्कि कला का सभी माध्यम पितृसत्तात्मक है। उस पितृसत्तात्मक रंगमंच भी, हिंदी रंगमंच भी पितृसत्तात्मक है। उसमें एक स्त्री होने के नाते उन्होंने स्त्री रंगमंच को बहुत महत्व दिया। नटरंग में उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में बताया था कि कैसे जो निर्देशक जो निर्देश देते हैं, जो पुरुष कलाकार होते थे, बड़े कलाकार, उनके अहंग को ठेस लगता था। तो उस चीज़ को उन्होंने स्थापित किया कि नहीं, महिला भी निर्देशिका हो सकती है। तो इस मंच से हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। अब हम आते हैं ऋषि कपूर और इरफान खान पर। ये दोनों बहुत बड़े कलाकार थे, और इन दोनों को जो चीज़ें जोड़ती हैं, मुझे लगता है कि बात वहाँ से शुरू होनी चाहिए। क्या चीज़ें जोड़ती हैं? एक तो दोनों कलाकार अभिनय को बहुत गंभीरता से लेते थे, बहुत गंभीरता से। ऋषि कपूर उतनी ही गंभीरता से अभिनय को लेते थे जितने इरफान खान लेते थे। इस चीज़ को मैं आगे बाद में बताऊंगा। और दूसरी चीज़ें जो जोड़ती हैं वो थी बेबाकपन। फिल्मी दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो राजनीतिक माहौल पर, सामाजिक माहौल पर
अपनी बात रख पाते हैं। दोनों समय समय पर इस बात की चिंता किए बगैर कि हमारे इस बोलने से हमारी फिल्म पर क्या असर पड़ेगा, कौन लोग इस फिल्म के साथ होंगे, कौन लोग नहीं होंगे, उन्होंने दो टूक राय अपनी राय रखी है। ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो दोनों में चूंकि वरिष्ठ ऋषि कपूर थे तो हम ऋषि कपूर से बात शुरू करते हैं। और बात शुरू करते हैं तो आरोप से शुरू करते हैं। ऋषि कपूर साहब पर अभिनय के क्षेत्र में दो बड़े आरोप लगते रहे। पहला आरोप तो उन पर यह लगा स्टार पुत्र होने का। स्वाभाविक है, उन दिनों हिंदी फिल्म के सबसे दिग्गज बड़े राज कपूर साहब के वो बेटे थे। तो कहा गया कि चूंकि राज कपूर साहब के बेटे हैं तो उनको काफ़ी जगह मिल रही है, काफ़ी प्रमोट किए जा रहे हैं। और दूसरा आरोप उन पर लगता रहा कि ये नायिकाओं के आंचल के सहारे, नायिकाओं के दुपट्टा के सहारे ये फिल्म में इनकी हिट होती है। कहने का मतलब ये है कि जो पहला आरोप है वो बेबुनियाद है। कला फिल्म की दुनिया में कोई भी आ तो सकता है सहारे से, वैशाखी से, लेकिन टिक नहीं सकता है वैशाखी पर। इसके उदाहरण उन्हीं के भाई हैं, रणधीर कपूर और राजीव कपूर, राज कपूर के। लेकिन उन दोनों को भी राज कपूर ने लॉन्च किया, लेकिन वो दोनों नहीं टिक पाए, ऋषि कपूर ही टिक पाए। राजेंद्र कुमार जो इतने बड़े स्टॉलवार्ट फिल्म थे, उन्होंने भी कुमार गौरव को लॉन्च किया, लेकिन नहीं चले। तो फिल्म की दुनिया है कि अपनी कुवत पर ही आप आगे जा सकते हैं। दूसरा आरोप जो नायिकाओं के सहारे, ठीक है कि चूंकि वो प्रेम परक फिल्में करते थे तो उसमें नायिका और नायिका का रोमांस भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन उनके कई फिल्मों से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो फिल्में सिर्फ और सिर्फ ऋषि कपूर की बदौलत हिट हुई है। तो इस दोनों आरोपों के प्रति हम इसको ये करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये था। अब है कि ऋषि कपूर साहब रोमांटिक हीरो थे और फिल्म में रोमांस को एक विधा के रूप में स्थापित करने वाले ऋषि कपूर साहब थे। और इसको स्थापित करने में जो उनकी फिल्में रही, वो कई फिल्मों हैं, उसकी श्रृंखलाएं हैं उन फिल्मों की। लेकिन बात मैं उनकी पहली फिल्म से शुरू करूंगा। और व्यवस्थित रूप से छोटे मोटे आना जाना तो दूसरी फिल्मों में भी उन्होंने किया, लेकिन व्यवस्थित रूप से उन्होंने मेरा नाम जोकर फिल्म में ऋषि कपूर के बचपन का अभिनय किया। आपको आश्चर्य लगेगा, मैंने वो फिल्में तब देखी थी जब मैं बहुत छोटा था, और मुझे वो सीन अभी भी याद है कि ये किशोर वह जब पहली बार स्त्री सौंदर्य को देखता है तो कैसे हसरत भरी निगाह से देखता है। मुझे याद है कि सिमी अग्रवाल, उस ऋषि कपूर जो बच्चे हैं उनकी शिक्षिका थी, और वो किशोर वह मतलब जहाँ युवा अवस्था आनी शुरू होती है, बचपन खत्म होता है, उस एडोलसेंस, और जब वो पहली बार सिमी अग्रवाल के सौंदर्य को देखते हैं तो वो उनकी आंखें ऋषि कपूर देखते रह जाते हैं। वो इनोसेंस मुझे याद आया कि उनकी आंखों को देख करके कि विद्यापति का पद है कि शैशव यौवन दुहु मिल गेल श्रवणक लेल लोचन भेल, यानी कि कान, सारी इंद्रियां आंख में आकर के केंद्रित हो जाती हैं, कान भी आंख बन जाते हैं। तो वो है। और उसके बाद तो शोले, जिसने एक रोमांटिक बॉबी, जिसने एक रोमांटिक फिल्म का एक कुतुब मीनार खड़ा कर दिया था। वो फिल्में इतनी अच्छी थी। तो और सारी इनके फिल्में, तो मैं सोचने लगा कि क्या बात है कि ऋषि कपूर का ये जो रोमांटिक इमेज है वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ कि एक आदमी हाथ में डफली लेकर के शुरू करता है कि डफली बाजे डफली बजा, और पर्दे पर रुपए और सिक्के फेंके जाने लगते हैं। तो जब मैंने देखा तो लगा कि नहीं, रोमांस के लिए जो दो तीन चीजें बहुत अच्छी हैं,
एक तो काया है, रूप है, वो सब तो है ही, लेकिन ऋषि कपूर में एक खास तरह का एक फ्रेशनेस थी जो रोमांटिक हीरो के लिए बहुत जरूरी होती है। और लाजवाब टाइमिंग, रिएक्ट करना, टाइमिंग जो है उनका वो बहुत जबरदस्त था। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा और नायकों से आपको अगर तुलना करूं तो उनके पहले, उनके समकालीन, उनके बाद कई रोमांटिक हीरो हैं। राजेश खन्ना थे, देवानंद थे, राजेंद्र कुमार थे, वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि देवानंद थे, तो देवानंद अपने जो रोमांस करते समय भी स्टाइल हावी उन पर होता था। वो इतने बड़े स्टाइलिश कलाकार थे कि उसमें भी स्टाइल आ जाती थी। राजेश खन्ना थे, वो भी बहुत बड़े रोमांटिक कलाकार रहे हैं, लेकिन उनके रोमांस में एक खास तरह का मैनरिज्म था, यानी कि उसमें वो विविधता कम थी, सेम मैनरिज्म को जो है वो डील करना। राजेंद्र कुमार भी रोमांटिक थे, लेकिन आप जब बहुत गहराई से उनका अभिनय देखेंगे, उनका रोमांस देखेंगे, तो एक रोमांस में भी एक खास तरह की उनके चेहरे पर एक करुणा का भाव, मतलब एक रुआसा सा भाव उनके चेहरे पर आता है। लेकिन वहीं ऋषि कपूर के चेहरे पर एक फ्रेशनेस था जो ये है। दूसरी बात थी कि बहुत हल्के में लोग लेते हैं, लेकिन तैयारी वो बहुत करते थे। और तैयारी का मैं आपको एक उदाहरण में आपको बताता हूं कि अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में उन्होंने लिखा है कि बॉबी में एक दृश्य है जिसमें उनकी माँ अचला सचदेवा उनकी माँ बनी हुई हैं, और किसी बात पर 3-4 थप्पड़ अचानक रसीद देती है माँ। तो वो जो मारती हैं तो उसमें इतने प्यारे से, इतने क्यूट से ऋषि कपूर थे कि उनसे जोर से नहीं मारा जाता था। तो ये राज कपूर साहब ने अचला को कहा कि नहीं, आपको अपनी पूरी ताकत से मारना है। और तब वो पूरी ताकत से मारती हैं, 4-5 तमाचे एक बार में मारने हैं। और वो खुल्लम खुल्ला में बताते हैं ऋषि कपूर कि 9 बार के रीटेक में हुआ। और जब अंतिम सीन जब चल रहा था तो वाकई वो रो रहे थे और उनके गाल नीले पड़ गए थे। ये तैयारी होती है राज कपूर साहब की। और राज कपूर साहब के लिए जीने मरने का सवाल था, क्योंकि उससे पहली वाली फिल्म मेरा नाम जोकर सुपर फ्लॉप हो गया था और उनको था कि इस पर, और पैसे नहीं थे। वो चाहते थे अपनी फिल्म में राजेश खन्ना को लेने के लिए, लेकिन पैसे के अभाव में ऋषि कपूर अपने बेटे को उन्होंने लिया। लेकिन इतनी मेहनत करवाई और खुद उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो ये हुआ। प्रेम जो रोमांस है उसका हिंदी फिल्मों का बहुत, समाज में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए कॉन्ट्रास्ट है, फिल्में अधिकांशतः प्रेम परक बनती हैं और समाज प्रेम का विरोधी होता है। जिन दिनों ऋषि कपूर अभिनय कर रहे थे उन दिनों समाज में प्रेम के लिए, युवाओं के लिए कोई स्पेस नहीं था। आज तो कितना भी वो कौन कौन ब्रिगेड हैं प्रेम को रोकने के लिए, फिर भी स्पेस हैं। एकमात्र सिनेमा घर ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वो जा सकते थे और प्रेम को देख सकते थे। और प्रेम को भले ही प्रतिबंध हो, लेकिन प्रेम एक अनुशासन भी सिखलाता है। प्रेम सिखलाता है कि आप लड़कियों से कैसे बात करें। प्रेम सिखलाता है कि आप किसी लड़कियों का सम्मान कैसे करें। अब अपवाद जो 2-4 हो, मैं आपको कह सकता हूं अपने अनुभव, अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर, कि जो प्रेम करते हैं वो छेड़खानी नहीं कर सकते। तो प्रेम का एक जो ऋषि कपूर, इसीलिए मैं कहता हूं कि ऋषि कपूर प्रेम के एक पाठशाला की तरह थे और वहां से बहुत लड़के लड़कियां प्रेम के पाठ सीखते भी थे और उसके लिए प्रेम करना जानते भी थे और कई बार पिटते भी थे। तो ये है। कई फिल्में हैं, उसमें प्रेम रोग फिल्म है जिसमें उन्होंने विधवा विवाह को बहुत सकारात्मक रूप में लाया। तो इस तरह से समाज में ऐसा नहीं है कि रोमांटिक फिल्मों का समाज में योगदान नहीं है। लोग कहते हैं कि उसमें प्रेम को उतना महत्व नहीं देते हैं, समाज को गलत दिशा में ले जाता है। मेरा मानना ऐसा नहीं है।
ऋषि कपूर साहब का जो दूसरा इनिंग है वो तो अद्भुत, बहुत बेहतरीन है। और उसमें उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर और हम तुम, डी डे, अग्निपथ, कपूर एंड सन्स, और वो कौन है 100 नॉट आउट 102, ये जो दो फिल्में हैं, मुल्क, मैं इन सारी फिल्मों पर नहीं बात करके सिर्फ दो फिल्मों पर दूसरे इनिंग में बात करूंगा, वो 102 ईयर वाली और मुल्क वाली। देखिए उस फिल्म में अमिताभ जो कर रहे हैं ऋषि कपूर रोल, वो एक बूढ़े पिता के बूढ़े बेटे का अभिनय कर रहे हैं। लोगों का ध्यान निश्चित रूप से ऋषि कपूर पर भी गया, लेकिन अधिकांश लोगों का ध्यान अमिताभ बच्चन की ओर गया। जबकि मैं बहुत मतलब जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि उसमें ऋषि कपूर की जो भूमिका थी वो अमिताभ बच्चन की भूमिका से ज्यादा चुनौतीपूर्ण थी। क्योंकि अभिनय में होता क्या है, अभिनय में एक खास तरह के मैनरिज्म पर अगर आप अभिनय करते हैं तो उसको करना आसान है। अमिताभ बच्चन एक खुशमिजाज बाप, एक हमेशा प्रसन्न रहने वाले पिता की तरह की भूमिका करते हैं। लेकिन ऋषि कपूर की भूमिका क्या है? ऋषि कपूर की भूमिका, जिसको हम लोग रस में शांत रस कहते हैं, वो भूमिका है। उसमें, उस भूमिका में एक तो इस तरह के अल्टर टाइप के पिता के प्रति एक झल्लाहट भी है और पिता के प्रति एक राग भी है, और गंभीरता, उनमें एक गंभीरता भी है, मतलब गंभीरता ज्यादा है। और वो गंभीरता कैरेक्टर की गंभीरता नहीं है, बल्कि अपने पिता को दिखाने की गंभीरता है। तो इस झल्लाहट और पिता के प्रति प्रेम दोनों को लेकर के चलने की जो अभिनय है, उसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त उन्होंने अभिनय किया है। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। मुल्क की जहाँ तक बात है, तो मुल्क तो मैं आपको कहूँ, उस पर आपको हंसी भी आएगी कि जब मैं पूरी फिल्म में देख गया और उस मुराद अली साहब की भूमिका में इतना डूब गया मैं, कि जब सिनेमा देख के आया तो हमारी बेटी ने कहा, बातचीत चल रही थी, उसने कहा कि वो ऋषि कपूर की भूमिका। हमने कहा ऋषि कपूर कौन उसमें? तो कह रहे आप समझे नहीं, वो मुराद अली ऋषि कपूर की भूमिका कर रहे थे। मतलब तब मुझे लगा कि ओ ऋषि कपूर, इतना बैलेंस, इतना संतुलित, बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है इस तरह का अभिनय। और उस अभिनय में मतलब एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूछेगा कि सुनाई दे रहा है बीच में? अच्छा, आवाज जो है सो आप लोगों को जा रही है? कोई अगर बताना चाहें तो बताइए कि हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं। दीवान भी अगर सुन रहे हो तो बताएं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो मुल्क में ऋषि कपूर साहब अभिनय कर रहे हैं एक इलाहाबाद के एक खानदानी मुसलमान और वकील, और जो हिंदुस्तान की जो साझी संस्कृति, साझी विरासत है, उसके प्रतीक हैं। राष्ट्रवादी मुसलमान हैं और कई उनके हिंदू दोस्त हैं और आना जाना है। और अचानक एक घटना घट जाती है और उस घर पर पहाड़ टूट पड़ता है। उनका भतीजा आतंकवादी बन जाता है, उनको सूचना मिलती है, कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, और एक घटना ने उनको पूरे समाज का दुश्मन बना दिया। मतलब ये फिल्म बहुत शिद्दत के साथ ये कहना चाहती है कि आप किसी एक जुर्म के चलते पूरे परिवार को या पूरे उस समुदाय को कैसे प्रश्नांकित कर सकते हैं। और ये आज के सवाल से मुल्क के मुराद अली साहब का सवाल जुड़ता है कि आज हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के दरमियान में मतलब मुसलमान समुदाय को किस तरह से प्रश्नांकित किया गया है, किस तरह से एक पूरे नफरत, सब्जी वाले तक से हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ। ठीक है, जिन्होंने गलती की वो बहुत, उनका अक्षम्य अपराध है, गलती हुई उन्होंने, लेकिन उस गलती के लिए तो ये मुल्क का मैसेज था। और ये मैसेज जब तक हिंदुस्तान है और जब तक हिंदुस्तान में एक दूसरे कौम के प्रति एक नफरत की भावना है, तब तक इस फिल्म का महत्व बना रहेगा।
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने मुल्क फिल्म नहीं देखी हैं वो एक बार जरूर जा कर के मुल्क फिल्म को देखें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ऋषि कपूर साहब की दोनों इनिंग बेहतरीन इनिंग रही और एक दूसरे से नितांत डिफरेंट इनिंग रही, ये महत्वपूर्ण है। और विचार के स्तर पर भी जब कभी उन्हें मौका लगा उन्होंने देश के हित में मैसेज दिया है और चिंता नहीं की उन्होंने। जब उन्होंने मुराद अली की भूमिका की तो उन्हें बहुत ट्रोल किया गया, उन्हें कहा गया कि आप एक हिंदू होकर के इस तरह के मुसलमान की भूमिका आप क्यों कर रहे हैं। उनको उन्होंने पूरे अच्छे तरह से जवाब दिया। अभी मैं एक देख रहा था एक साक्षात्कार, पुण्य प्रसून वाजपेयी के साथ वो साक्षात्कार दे रहे थे। उस साक्षात्कार में उन्होंने हिंदू मुसलमान आपस रिश्ते और भारत रिश्ते पर दो टूक उन्होंने कहा है। तो ऐसे कम लोग होते हैं फिल्मी दुनिया में और उनके इस जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं। अब आते हैं हम महानायक ना भी कहें, महा अभिनेता इरफान खान साहब पर। तो मुझे लगता है कि उन पर बात करने की मेरी औकात नहीं है। ये हो जाएगा कि छोटा मुंह बड़ी बात होगी। एक बड़े अभिनेता पर उस पर मैं क्यों बात करूंगा। बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड देने वाली एकेडमी बात करेगी। और उन्होंने अपने मैसेज में लिखा कि और उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया और उन्हें विश्व के बड़े कलाकार के रूप में याद किया। ये होती है किसी कलाकार की, क्योंकि वो हिंदुस्तान की सरहद तक ही उनका अभिनय नहीं था बल्कि हिंदुस्तान की सरहद पार कर, 7 समुंदर पार कर विश्व में उनके अभिनय की। और ये वो चले गए दुनिया से, इसीलिए लोग कहते हैं, ऐसा ये नहीं है। आप जो ललन टॉप ने जो इस स्थिति में भी जो उन पर छिटाकशी की गई है, आप उनको देख करके समझ सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता ने जो क्षुद्र टाइप के लोग हैं जो उन पर इस तरह की छिटाकशी कर सकते, उनको कितना विचलित कर दिया है। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी, और मात्र 53 वर्ष की आई। और 53 में से आप मोटा मोटी समझिए कि 30-32 साल हटा दीजिए, क्योंकि 15 साल बचपन का होता है और 15 साल उन्होंने मेहनत की, उसके बाद आए। तो 15-16 साल के अपने कैरियर में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो किसी के लिए भी गर्व की बात हो सकती है। तो ऑस्कर के लिए भी उनकी फिल्म नॉमिनेट हुई थी। ब्रिटेन की ऑफिशियल एंट्री के लिए वॉरियर फिल्म को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, लेकिन हिंदी मीडियम होने की वजह से वो अंतिम दौर में वो नहीं आ पाया। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं क्या कहूंगा, कहेंगे नसरुद्दीन शाह। मतलब आप कल्पना कीजिए कि नसरुद्दीन शाह जो भीष्म पितामह हिंदी रंगमंच और हिंदी फिल्मी दुनिया के हैं, वो कह रहे हैं, हिंदू में उन्होंने आलेख लिखा और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं आती है कि अगर मुझे किसी एक व्यक्ति के अभिनय से ईर्ष्या होती थी तो वो था इरफान खान। बताइए, नसरुद्दीन साहब ये बात कह रहे हैं कि उन्हें अगर किसी एक से ईर्ष्या थी तो इरफान खान से थी। ये उस शख्स के अभिनय की ऊंचाई को दर्शाता था। मुझे तो लगता है कि वो जुनूनी व्यक्ति थे। वो अगर अभिनेता नहीं होते तो वो आज की तारीख में विश्व के बहुत बड़े क्रिकेटर होते, क्योंकि जुनून से जो कोई काम करेगा, मतलब वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया तो वो रणजी के पैरेलल में चयन उसका हो गया। अब वो पैसे की वजह से हो या घर में असहमति की वजह से हो, वो नहीं जा सके। और फिर मैं अपने वक्तव्य के अंत में बताऊंगा कि वो अगर क्रिकेट में नहीं जाते, अभिनय में नहीं जाते, तो आज की तारीख में वो बहुत बड़े साहित्यकार होते। तो इसका मतलब है कि एक अभिनेता ने हमसे एक क्रिकेटर भी छीन लिया, हमसे एक साहित्यकार भी छीन लिया। और वो जुनूनी किस प्रकार थे मैं आपको बताता हूँ। जब नाटक से उनका, ये क्रिकेट से जब उनका रिश्ता टूट गया तो उस आदमी ने सोचा कि मैं नाटक करूँगा। और कैसे किया नाटक जानते हैं? सीधा पहुँच गया जयपुर रविंद्र मंच। जयपुर का सबसे प्रसिद्ध रविंद्र मंच करके नाटक की संस्था थी। और उसके वो ऑफिस में पहुंचता है वो लड़का और बोलता है कि मैं नाटक करना चाहता हूं। तो ऑफिस में जितने लोग थे उसको ऊपर से नीचे तक देखा उन लोगों ने, कहा कि भैया यहाँ नाटक नहीं होता है, ये तो कार्यालय है। और जगह का नाम बताया कि वहाँ जाइए, वहाँ डायरेक्टर होते हैं, वहाँ एक्टर होते हैं, वहाँ आप जाइए।
और वो वहाँ गए और फिर वहाँ उन्होंने नाटक किया। बहुत कम समय में उन्हें लग गया कि अब जयपुर नहीं है तो वो देश का जो सबसे बेहतर रंगमंच का इंस्टीट्यूट है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए, और जाने के लिए झूठ भी बोला कि मैं 10 नाटक कर चुका हूँ, क्योंकि वहाँ 10 नाटक करने होते हैं। और फिर उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और उस पढ़ाई में अभिनय तो जो मिला तो वो तो मिला ही, जीवन संगनी भी मिली। सुतापा भी उन्हें वहीं दोस्त बनी और उनसे काफ़ी प्रतिभाशाली थी कई मामले में, और दोनों जीवन भर साथ रहे। एनएसटी से पढ़ाई करने के बाद असली महाभारत तब शुरू होता है। 15 साल वो आदमी, और उसके दिमाग में तय था कि मुझे फिल्म ही करनी, रंगमंच नहीं करता है। ये सोच के वो अपने कई साक्षात्कार में कहा है कि मैं सोच के ही गया था कि मुझे फिल्म करनी है, और वो व्यक्ति जाता है और उसे ढंग की फिल्म नहीं मिलती। वो धारावाहिक सीरियल करता है, फिल्म भी करता है। समानांतर सिनेमा में वो गोविंद निहलानी के साथ काम किया उन्होंने, श्याम बेनेगल के साथ काम किया उन्होंने, मीरा नायर के साथ काम किया उन्होंने, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनको नहीं मिला, तो वो सीरियल्स वगैरह में काम करने लगे। सीरियल में काम किया उन्होंने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित सीरियल में भी काम किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो बात थी कि जिस एम्बिशन से हम गए हैं वो एम्बिशन नहीं मिल रहा है। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं मिल रहा है, बल्कि बजाबता 15 साल नहीं मिल रहा है, लेकिन निराशा का एक कतरा वो आदमी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। और इस नकारात्मकता को, इस निराशा को वो पॉजिटिविटी में लाता है। जब उनसे बाद में कई पत्रकारों ने पूछा कि आप क्यों नहीं, आपको क्यों परेशानी नहीं हुई, क्यों आप निराश नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं हुआ कि मैंने कभी इस पर सोचने की जरूरत ही नहीं महसूस की। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं तो रिहर्सल कर रहा था। ये जो 15 साल वो धारावाहिक कर रहे थे, वो एक तरह से अपनी तैयारी कर रहे थे। वो अपने अभिनय की तैयारी कर रहे थे, अपने अभिनय के क्राफ्ट की तैयारी कर रहे थे, अपने संवाद के लिए तैयारी कर रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि गनीमत हुई कि उस दिनों मुझे कोई अच्छी फिल्म नहीं मिली। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि मैं सोच रहा था कि जो वो नूतन का के बेटा मनीष बहल है, वैसी भी कोई भूमिका मिल जाती, तो अगर मिल जाती तो वो कर लेते, और वो अगर कर लेते तो तैयारी के बगैर हो सकता है कि आज इतने बड़े अभिनेता से हम के बारे में हम बात कर रहे हैं, नहीं करते। तो इतना सकारात्मक अपनी असफलताओं को, अपने संघर्षों को, अपने दुखों को इतना पॉजिटिवली लेना, ये पॉजिटिविटी उनको बड़ा कलाकार बनाता है। वो अभिनय के बारे में उनके अपने कुछ विचार थे, और विचार वो ये थे कि वो बोलते थे कि हम लोग बोलते हैं ना कि जो ऑल राउंड का अभिनय, सभी तरह का कोई अभिनय कर लेगा वो बड़ी बात है। वो कहते थे कि सभी तरह के अभिनय कर लेना बड़ी बात है, ये एक मिथ्या, एक फॉल्स कंसस्टेंस है। ये हो ही नहीं सकता। जो सभी तरह का अभिनय करेगा वो किसी तरह का अभिनय अच्छा नहीं कर सकता है। और उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण दिया, उन्होंने बताया कि मान लीजिए अभिनय करने में जो बड़ा कलाकार होता है वो अपना एक अभिनय का एक दायरा बनाता है, और वो दायरा बनता है अपनी पर्सनैलिटी, तजुर्बा और जीवन की समझ से। यानी कि पर्सनैलिटी, तजुर्बा और जीवन की समझ से जो आपका एक दायरा बनता है, उसी दायरे में अभिनय करने वाला जो अभिनेता होता है वो बड़ा अभिनेता बनता है। तो वो उन्होंने किया, और जैसे कहा कि और इस दायरे का विस्तार करना चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। उन्होंने मतलब ये मुझे उनका कहना होगा कि मान लीजिए कि आप खलनायक की भूमिका करते हैं, तो आप खलनायक की भूमिका में कितने शेड्स ला सकते हैं, आप उस खलनायक की भूमिका को कितना विविध बना सकते हैं, ये करने की बात होती है। उन्होंने कहा कि मैं ऋषि कपूर की तरह भूमिका में करने लगता तो मैं बड़ा कलाकार नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं वो अच्छा नहीं करता।
तो अपनी मतलब कहने का है कि अपने सीमा का नित ज्ञान रहे, वो एक कविता की पंक्ति है। यानी कि आपको अपने अभिनय की लिमिटेशंस का भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि अब आप बड़े कलाकार हो गए हैं तो बहुत सारे निर्देशक आपको ढूंढेंगे, सभी तरह की फिल्मों के लिए ढूंढेंगे और आप पैसे के लिए सभी तरह की फिल्म करने लगे। वो उनका कहना था कि नहीं, आप अपने अभिनय क्षमता के दायरे को समझिए। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि अभिनय में वो कैरेक्टर के बहुत क्लोज होते थे। कैरेक्टर के क्लोज होने का मेरा कहने का मतलब है कि वो कैरेक्टर से मोहब्बत करते थे और उस मोहब्बत के बाद वो अपने को उस कैरेक्टर में ले जाते थे। और उनका कहना था, किसी साक्षात्कार मैंने देखा कि यह जो कैरेक्टर का क्लोजनेस है वो तभी हो सकता है जब आपके अपने जेस्चर में, आपके कुछ शारीरिक भंगिमाएं में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसको छोड़ना पड़ता है। यानी कुछ मैनरिज्म होते हैं, कुछ हैबिट्स होते हैं, उसको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप उस कैरेक्टर के क्लोज नहीं हो सकते हैं या आप एक अच्छा अभिनेता नहीं हो सकते हैं। अब एक बात जो मैं थोड़ा सा अभिनय और अभिनय की ओर मैं गंभीरता से जाना चाहूंगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 तरह के अभिनय की बात की है: आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। मूल रूप से जो 2 हैं, आंगिक और वाचिक, आंगिक का हुआ अंग से अभिनय करना। अब जैसे उसमें आंख है, हाथ है, पांव है, तो उन्हें कुदरत की तरफ से एक चीज मिल गई थी और वो थी उनकी आंख। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी कहते थे कि तुम्हारा आंख है कि कप है। तो भरत मुनि ने कहा था कि आंख से 36 प्रकार के अभिनय होते हैं, दृष्टि से 36 प्रकार के। फिर ऐसे ही बताया है कि भौं से 16 प्रकार का, लिप्स से इतने प्रकार का। तो उनको जो कुदरत से जो आंख मिली हुई थी, तो 36 में तो मुझे लगता है कि 18 तो उन्हें कुदरती था और 18 उनका अपना था। उसी तरह से जो ये वाचिक है, वाचिक में जो सबसे महत्वपूर्ण है आवाज, ये आवाज भी उनको कुदरती मिली थी। आवाज को अलग अलग करना उनका अपना काम था, लेकिन एक अच्छी आवाज आप खुद नहीं बना सकते, वो आपको मिली हुई है तो मिली हुई है। इस प्रकार से आंगिक और वाचिक, लेकिन ये तो कुदरत से मिली हुई थी। लेकिन आंगिक और वाचिक को रिलेशन जो बहुत अच्छा कर ले वही बड़ा एक्टर होता है। और ये खूबी इरफान साहब में बहुत ज्यादा थी। अब आंगिक और वाचिक का को रिलेशन किसको कहते हैं? कई बार आप थोड़ा भी गौर करेंगे अभिनय किसी को करते हुए तो आप देखेंगे कि वो संवाद तो बोल रहा है लेकिन देह या शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। यानी कि डायलॉग बोलते समय आप सिर्फ डायलॉग नहीं बोलें बल्कि आपकी पूरी देह संवाद को बोले। वो मुझे प्रेमचंद का वो संवाद याद आता है कि एक कहानी में एक बहुत गरीब महिला होती है, उसका बच्चा बीमार होता है, वो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर को बहुत मेहनत से अपने साड़ी के कोने से 2 रुपया निकाल के देती है। डॉक्टर समझ रहा है कि बहुत गरीब है। तो प्रेमचंद का एक ऐतिहासिक वाक्य है कि डॉक्टर ने मुंह से तो नहीं कहा लेकिन हाथ ने मुंह का साथ नहीं दिया। मतलब हाथ बढ़ गया, मुंह से तो नहीं करा, हाथ बढ़ गया। लेकिन एक्टर को यह करना है कि जो मुंह से बोले वो उसका पूरा शरीर बोले, उसकी आंख बोले, उसकी नाक बोले, उसका हाथ बोले। यानी कि कोई अगर खड़ा भी होता है एक्टर तो वो उसका शरीर अगर बोल नहीं रहा है तो उसका शरीर बोलता है, खड़ा होना। तो ये है आंगिक और वाचिक का आपस का को रिलेशन। वो बोलते थे कि मतलब आम आदमी की भूमिका करना, जो मैं शांत रस की बात कहता हूं, वीर रस का तो करना आसान है, विभत्स रस का भी करना आसान है, उसमें एक्स्ट्रा करना होता है। लेकिन आम इंसान का या आम आदमी की भूमिका बहुत कठिन है और कई फिल्मों में उन्होंने ऐसा किया है। तो वो ज्यादा कठिन होता है और उसमें चाहिए सबसे ज्यादा इंसानी ऊष्मा, आदमियत की ऊर्जा। ये जब अभिनय में आपका आएगा
तभी वो चीज़ें अच्छी बनती हैं। और ये चीज़ें आती हैं अभिनय में ठहराव से। जैसे संगीतकार जो बड़े गायक होते हैं वो ठहराव को महत्व देते हैं। अभी अभिनय में ठहराव क्या है? अभिनय में कहते हैं कि नहीं, अभिनय में तो चेंजेज आने चाहिए, ठहराव क्या? लेकिन नहीं, एक खास मूड का आप अभिनय कर रहे हो, उस खास मूड में टिके रहना एक बड़े कलाकार के लिए होता है। वो टिक नहीं पाते हैं लोग अधिक समय तक। उसी तरह से आवाज में भी टिकाव का महत्व है। जो वाचिक अभिनय के भी 3 होते हैं, तीव्र, मध्यम और सम। ये जो सम है आवाज का, ये ठहराव का है। और इरफान साहब का ठहराव अद्भुत था। ये ठहराव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चिल्लाने या चीखने में भी एक लय होनी चाहिए। लय अभिनय की खासियत थी कि वो वाचाल अभिनेता नहीं थे। वाचाल अभिनेता से मेरा मतलब है कि वो बहुत कम बोलते थे और कम बोल करके बड़ा अभिनय, अच्छा अभिनय करते थे। उदाहरण के लिए आप समझ सकते कि अमिताभ बच्चन वाचाल भी बड़े अभिनेता होते हैं, अमिताभ बच्चन वाचाल अभिनेता है। आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं, जब वो उनके साथ हों या उनके साथ ना भी हों तो वो थे। और कम से कम बोल करके अभिनय करने में तो उनकी कई फिल्में हैं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर फिल्म का नाम मैं लूँगा वो बाद में। तो उनकी जो कॉमर्शियल फिल्मों को उन्होंने एक नया रूप दिया, जिसमें हासिल, पान सिंह, मकबूल, लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम, ये सारे जो उन्होंने श्याम बेनेगल वगैरह के साथ काम किया, मीरा नायर के साथ, इधर जितने फिल्में हैं वो सारे उनके कॉमर्शियल फिल्म हैं। और सारी फिल्मों को उन्होंने एक नया मुहावरा दिया कि वो आपको चीज़ें आपको कॉमर्शियल के साथ साथ उसमें आपको आर्ट भी मिलेंगी और पूरा आनंद। मतलब उनका तो मकसद ही था मनोरंजन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कम बोल करके जो सबसे मुझे अच्छी फिल्म उनकी लगी वो बिल्लू बार्बर है। मतलब उनके सारे फिल्म एक से एक हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोग देखें बिल्लू बार्बर, अद्भुत फिल्म। उस फिल्म में वो एक साधारण, एक आम, एक नाई का काम करने वाले का भूमिका करते हैं और सामने में स्टॉलवार्ट मतलब वो शाहरुख खान है और दोनों अपने बहुत बचपन के दोस्त हुआ करते हैं। और उनके गांव में अचानक गांव में शाहरुख खान आते हैं और पता नहीं उन्होंने कभी अपनी पत्नी को बता दिया था कि शाहरुख खान हमारे बचपन के मित्र हैं, और पत्नी और बच्चों ने पूरे गांव को बता दिया। अब पूरा गांव परेशान है कि ये हमको शाहरुख खान से मिलाए, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है, और इतनी कुवत नहीं है, अपनी इतनी औकात नहीं समझते हैं कि इतने बड़े स्टार से हम गांव वाले को मिला सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का, झूठ नहीं बोल पाने का और मिला न पाने का जो जद्दोजहद है, जो कश्मकश है, उस कश्मकश को बहुत कम शब्दों में बोल करके उन्होंने उस कश्मकश को जो दिखाया है वो अद्भुत है। तो बहुत बड़े मतलब अभिनय के इनके ये कुछ पक्ष हैं। और उसके बाद जो एक अभिनय का था भाषा, लैंग्वेज पर उनकी बहुत पकड़ थी। अब बताइए, आप लोग पान सिंह तोमर आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत अच्छी फिल्म है, अगर ना देखी हो तो ज़रूर देखें। उस पान सिंह तोमर में जो भाषा है वो, और सभी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो भाषा है वो बुंदेलखंड की भाषा है। और उस भाषा पर इतनी महारत उनको हासिल है, इतना कमांड उनको उस भाषा पर है कि वो आदमी पैदा होता है जयपुर में, वो आदमी पढ़ाई करता है दिल्ली में, वो आदमी पिछले 15-16 साल से रह रहा है मुंबई में, और भाषा है वहाँ उस छत्तीसगढ़ तरफ की, तो बुंदेलखंडी भाषा है। तो इस भाषा पर जो है उनका, और कमांड, मतलब कोई भी भाषा आप जल्दी सीख नहीं सकते हैं, और जब तक आप पर उस भाषा में कमांड नहीं होगा आप कम से कम अभिनय नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो किया है वो भी उनके सफलता का राज है। अपने खुद बताते हैं कि हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हॉलीवुड में जो अंग्रेजी आप बोलते हैं उनको सुनेंगे तो लगेगा कि नहीं कि ये आदमी मतलब इंडियन इंग्लिश बोल रहा है, इतनी सधी हुई अंग्रेजी का उनका ये है। और सबसे जो बड़ी बात है
कि फिल्म में सफलता का उनका एक बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो, ये उन लोग को उद्देश्य था कि मैं अभिनय करते समय एक एक पग पर हमारा ये होता है कि मनोरंजन होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी जो 50 रुपये टिकट दे करके जा रहा है उसका मनोरंजन होना चाहिए। तो हम बदमाश की भूमिका करें या अच्छे आदमी की भूमिका करें, देखना ये है कि उसमें मनोरंजन कर पा रहे हैं कि नहीं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है उनके विचार। तो मैं उनके विचार पर आना चाहूँगा, और जो उनकी साफ गोई थी वो चिंता नहीं करते थे कि इस पर किसका क्या असर पड़ेगा। एक बड़ी बात वो कहते थे कि मैं हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले से बड़ा हिंदू हूँ। और हिंदू धर्म के बारे में वो कहते थे कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत है कि यह उत्सवी धर्म है। छोटी सी छोटी बात को उत्सव में बना देना, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी उत्सव बना देना, ये हिंदू धर्म, दुनिया के किसी भी धर्म में ये बातें नहीं होती थी, उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति जो है उस पर, राजनीति में धर्म पर पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो नितांत निजी मामला है। निजी में वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, खूब भक्ति करें, खूब धर्म करें, लेकिन इसका जो सार्वजनिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और कम से कम जो इसका कोई भी हो, इसका अगर इस्तेमाल गलत तरीके से करता है तो इससे बड़ा क्राइम जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से उनके विचार भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और मैंने शुरू में आपको कहा था कि हम सारे लोग, अधिकांश लोग साहित्य के आदमी हैं। अगर वो क्रिकेटर नहीं बने और अगर वो अभिनेता नहीं बनते तो बहुत बड़े साहित्यकार बनते। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि हम सब लोगों ने पढ़ी है उदय प्रकाश की कहानी, वारेन हेस्टिंग्स का साँड़। और उन्होंने बताया कि जब पहली बार सुबह सुबह वारेन हेस्टिंग्स, उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग्स का साँड़ पढ़ा तो उन्हें कहा कि मैं सहम गया। और क्यों सहम गया, और उस पूरे कहानी के निचोड़ में जो एक बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये कहानी हमें बताती है कि विदाउट विजन जब पावर आता है तो वह डिस्ट्रक्शन के अलावा कहीं नहीं जाता। और आप देख लें कि आज वही विदाउट विजन पावर आने का खेल चल रहा है, और जिस वजह से उसका डिस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं। दूसरे जो साहित्य के बारे में उनकी समझ का पता चलता है, बहुत बड़े एक उर्दू अदब के ये हैं शमसुर रहमान फारूकी, और उनका उपन्यास है कई चांद थे सरे आसमां। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि इस उपन्यास पर हम एक फिल्म बनाएं, और इस फिल्म बनाने के उद्देश्य से उन्होंने फारूकी साहब को पत्र लिखा था। मैं चाहूँगा कि अपने इस बातचीत का अंत में उनके लिखे हुए, क्योंकि पत्र उनके कई हैं, और ये पत्र बताता है कि उनका जो अदबी मिजाज था, जो उनका साहित्यिक हृदय था, अभिनय में जो ऊंचाई थी, वो कहीं न कहीं जो कला के अन्य माध्यम थे उनकी जो उसकी समझ थी उस वजह से भी थी। क्योंकि कोई अगर गाना गा रहा है विद्यापति का या मतिराम का गायक, और उसका अर्थ नहीं समझ रहा है तो वो उतना अच्छा नहीं गा सकता है। कोई नृत्य कर रही है, उस पदों का अर्थ नहीं समझ रही है तो नहीं कर सकती। यानी कि एक अगर कलाकार है जो साहित्य के मर्म को समझ रहा है तो वो निश्चित रूप से बड़ा अभिनेता हो सकता है। और इरफान साहब के बड़े अभिनेता होने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं साहित्य की आभा भी थी उसमें, मेरी भी आभा है जो नागार्जुन कहते हैं। तो शमसुर रहमान साहब को वो खत लिखते हैं। अजय ब्रह्मात्मस को भी जब वो बीमार हो गए थे तो उन्होंने खत लिखा था, आम जनता को भी उन्होंने खत लिखा था, और उनके खत के मजमून देख करके आप कह सकते हैं कि उनमें एक बड़ा हिस्सा साहित्यकार का भी था। तो खत में जो औपचारिकताएं होती हैं, उन औपचारिकताओं के बाद वो लिखते हैं कि मैं अपने ख्यालों को शब्दों में नहीं लिख पाता। दर्शकों के साथ खुद को बांटने के लिए कहानियों से कोई बड़ा मंच नहीं। कहानियां मेरा हिस्सा बन जाती हैं, महीनों तक मुझसे बातें करती रहती हैं। कहानियां जो जिंदगी के लिए पहलुओं से
जिंदगी के नए पहलुओं को कहती हैं, मुझे बेहतर मनुष्य बनाती है। संयोग से मेरी कुछ फिल्में हैं जिनका अदब से रिश्ता रहा है। शेक्सपियर की मैकबेथ पर विशाल भारद्वाज की मकबूल, पुलित्जर प्राइज विजेता जुम्फा लहड़ी की द नेमसेक जिसे मीरा नायर ने डायरेक्ट की, हाल फिलहाल में द लाइफ ऑफ पाई यान मार्टल की रचना पर बनी थी। दरिया में एक अकेला आदमी एक शेर के साथ कई महीनों तक रहता है। उसमें एक दर्शन था, जीव जंतु कैसे साथ रह सकते हैं और एक दूसरे में भरोसा पा सकते हैं। यह फिल्म अद्भुत फिल्म है उनकी, और उसमें जो मैं अभिनय की बारीकियां कर रहा था तो फिर उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं ना कि आप किताबों को नहीं खोजते, किताबें आपको खोज लेती हैं। मुझे लगता है कि आपकी किताब ने मुझे ढूंढ लिया है। मैंने आपकी किताब पढ़ी है, बहुत चकित हूं, प्रभावित हूं। जादू है आपकी किस्सा गोई में। भीतर कितनी गहराई है, बाहर की चमक और उसमें चले जाने के ख्याल ने मुझे चुप करा दिया है। आपकी रचनाओं में हुस्न बयान, तर्ज तहरीर, खूबसूरती, मंत्रमुग्ध सम्मोहित कर देने वाले रोमानी अंदाज, लज्जत हुस्न का कायल हो गया हूं। मैंने जो कहा है वो आपकी रचनाओं के साथ कभी इंसाफ नहीं कर सकता है। ऐसा लगता है कि किताब की शक्ल में बाहर आने से पहले आपके भीतर दशकों तक घुमरती रही हो। जब से आपकी किताब पढ़ी है वो मेरी जेहन में बस गई है, निकल नहीं रही है। लगता है उसने मुझे बांध लिया है। मैं इसे सिनेमा के दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। आपकी किताब की खूबसूरती को बनाए रखूंगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। मेरे लिए जो हुक्म हो फरमाइएगा। मुंतज़िर रहूंगा। एक अदना सा एक्टर इरफान। ये पत्र था एक बड़े अभिनेता का, एक बड़े साहित्यकार के नाम, और इसमें आप देख सकते हैं कि उनकी साहित्यिक ऊंचाई कितनी ज़बरदस्त है। तो इस प्रकार से मैंने दोनों अभिनेताओं के बारे में आपसे कुछ बातें की, और उनका वो तो अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी फिल्में हैं और उनके अभिनय हैं जो हमेशा 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 हमारे साथ रहेंगी और हमसे संवाद करती रहेंगी वो फिल्में। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई तथ्यात्मक छोड़ के कोई सिनेमा के बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब आपको दे पाऊं। कोई ऐसे सवाल आप मान लीजिए कि पूछेगा कि भाई फलाने फिल्म के डायरेक्टर कौन है, तो पहले ही बता देता हूं कि ये मुझे उतना नहीं पता होता है, लेकिन अभिनय के बारे में, उनके विचार के बारे, इस तरह से अगर आप कुछ बातचीत करें तो मैं बता सकता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, आपका आवाज़ बाद में जाता है, सब में आपका चल ही रहा है। संवाद करती रहेंगी वो फिल्में। अब यही चल रहा है, अब यही चल रहा है। थोड़ा पीछे चल रहा है वो। कुछ बोल देते हैं, कॉमर्शियल ये सब कर लिए। ये पान सिंह तोमर की समस्या आज भी है। देखिए, पान सिंह तोमर जैसी समस्या तो कोई अलग से समस्या है नहीं। ये पान सिंह तोमर एक धावक होते हैं, फौज में होते हैं, और बाद में जब गांव आते हैं तो गांव में जो समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार से वो लड़ते हैं और इतने मजबूर कर दिए जाते हैं कि बाद में फिर वो बंदूक उठा लेते हैं। तो हो सकता है कि वो कोई धावक ना हो, वो कोई क्लर्क हो बैंक का, वो कोई अफसर हो जो अपने गांव जाए
और ये, लेकिन भ्रष्टाचार तो अभी भी कुछ ज़्यादा ही मुँह बाए खड़ी है। ये दूसरी बात है कि थोड़ा सा लोग नियंत्रण या उस जुनून के नहीं हो पाते हैं और नहीं बंदूक उठाते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां तो ऐसी आती हैं कि आपको भी या हमको भी लगता होगा कि इस व्यवस्था से लड़ने के लिए ऐसा कर लें, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो व्यवस्थाएं तो आज भी उसी तरह से हैं और हमें चाहिए कि उसमें हम जितना मदद कर सकते हैं कि उस व्यवस्था से मुक्ति के लिए वो करें। पान सिंह तोमर ने और तिग्मांशु धूलिया ने फिल्म बना करके किया, हम आप बातचीत करके कर रहे हैं। इसी तरह से करने वाले करते हैं और करना चाहिए। परिस्थितियां तो हैं, बिल्कुल है। कोई डायलॉग ये रहा, ये तुम शिया हो या सुन्नी पे जवाब दिए थे, पूछ रहा है कि कोई डायलॉग फिल्म का कोई डायलॉग हैदर अभी है। देखिए, अब वो फिल्म का डायलॉग तो मुझे कोई याद नहीं है। इसमें है क्या? हाँ, हैदर, ये बोलना है इसको? हैदर का ही डायलॉग हैं? है। आपके जैसा खूबसूरत इंसान पूछे जाने पर कि तुम शिया हो या सुन्नी कह सकता है, दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चिनार भी मैं, दैर भी हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित भी, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। ये हैदर का संवाद है जो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कहा था और मुझसे जैसा बन पाया मैंने उसको सिर्फ दोहराया है। इरफान है दूरदर्शन पर लाल घास पर नीले घोड़े के नाम से टेलीफोन। हाँ, ये मैं वास्तव में राम कुमार जी आप सही कह रहे हैं, ये मैं बताने वाला था। और जब मैंने अपनी बात शुरू की थी कार्ल मार्क्स से, तो मुझे जोड़ना था कि जो ये टेली फिल्म उन्होंने की थी जो मिखाइल शात्रोव का था और जिसे उदय प्रकाश ने ट्रांसलेट किया था, लाल घास पर नीले घोड़े, जिसमें उन्होंने अपने आरंभिक दिनों में लेनिन की भूमिका की थी और जबरदस्त बोल्शेविक क्रांति के पृष्ठभूमि पर वो नाटक था। उस नाटक में वो एक स्वेटर पहने हुए हैं और स्वेटर पहन करके और एक लारा से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में जो लेनिन को जो परेशानी थी कि बोल्शेविक क्रांति तो होगी लेकिन इस क्रांति में कितनी जनता मरेगी, शहीद होगी, इसकी उनकी बहुत चिंता थी और इस चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दिखाया है। तो वो आज मार्क्स का जन्मदिन है और जो मार्क्सवादी चिंतन से इरफान साहब इसी रूप में जुड़ते हैं। फिर एक कहकशा नाम का एक सीरियल था जिसमें उन्होंने ये मोहिद्दीन साहब का अभिनय किया था, मखदूम मोहिद्दीन साहब का अभिनय किया था। आप लोगों ने सुना होगा वो बाज़ार में वो गीत कि फिर छिड़ी बात फूलों की। तो उसी वो काफ़ी मतलब कम्युनिस्ट आंदोलन से गहरे जुड़े हुए मखदूम साहब थे और उसमें उन्होंने मखदूम साहब का, जैसे नसरुद्दीन साहब ने गालिब की भूमिका की थी, तो चूंकि वो सीरियल था और वो बहुत बड़े अभिनेता उस समय नसरुद्दीन साहब थे और हमारे इरफान साहब उस समय उतने बड़े अभिनेता नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी जो मखदूम की भूमिका की थी आज भी लोग उसको याद करते हैं। तो इस तरह से उनका एक जुड़ाव ये भी था। सर, क्या आपको इरफान जैसी प्रतिभा वर्तमान किसी अभिनेता में दिखती है? देखिए, ये तो कह पाना बहुत कठिन है कि उनकी जैसी प्रतिभा, क्योंकि सब अपने आप में पर्याप्त होता है या अपने आप में उसकी कमियां होती हैं, तो उस रूप में तो मैं नहीं कह सकता हूं कि उनके जैसी प्रतिभा, लेकिन बहुत अच्छे कलाकार हैं जो बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं और जो छोटा छोटा भी अभिनय करते हैं, जैसे मान लीजिए कि राजपाल यादव ही हैं, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। तो ऐसे कलाकारों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्हें छोटी सी छोटी भूमिका की कोई ठीक नहीं, कल को वही कलाकार जो है सो बहुत बड़ा कलाकार बन सकता है। किसी का नाम लेना वैसे बहुत उचित नहीं है कि किनमें वो प्रतिभा है। सबकी अपनी प्रतिभा है, किसी की कोई नकल नहीं करता है, सबकी अपनी अपनी प्रतिभाएं होती हैं। इरफान साहब, तुम्हारा और चक्रव्यूह की समस्या आज भी है।
इसके कारकों और जिम्मेदारी किसकी है, उसको कैसे हुआ जा सकता है। देखिए, पान सिंह तोमर, ये चंदन जी पूछ रहे हैं कि पान सिंह तोमर और चक्रव्यूह की समस्या आज भी है, इसके कारकों और जिम्मेदारी किसकी है, इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। बहुत बड़ा सवाल है चंदन जी, लेकिन उसकी जो समस्या आज भी है और उसकी मुक्ति, हम भले ही राजनीति से भागें, उसकी मुक्ति राजनीति में भी है। और जब तक हमारे देश के युवा सकारात्मक राजनीति से नहीं जुड़ेंगे, उस सकारात्मक जो युवा आज भीड़ बने हुए हैं और फेक न्यूज़ के पीछे जा रहे हैं, उन फेक न्यूज़ों से बच करके अपने गांव समाज की चिंता, वहाँ की जो समस्याएं हैं उससे जुड़ेंगे। भाई, हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर गांव का कोई एक आदमी को कोई अगर लोन नहीं मिल रहा है, छोटा सा, जैसे उस नाई को लोन नहीं मिलता है बार्बर वाली फिल्म में, उसी प्रकार से हम 5 युवक पहुंच करके उस ब्लॉक में जाएं, उनको दिलाएं। तो कहने का मतलब है कि एक नैतिक, एक मूल्यपरक राजनीति से युवाओं को जुड़ने से देश की अधिकांश समस्याएं निर्मूल हो सकती हैं। इरफान साहब और ऋषि साहब के अभिनय में एक बड़ा अंतर क्या है सर? देखिए, वो तो बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि ऋषि साहब के जो अभिनय का जो पहला दौर है, वो पूरा एक बहुत ही उम्दे दर्जे का रोमांटिक छवि है, और इरफान जो नाचने वाले, इस लड़कियों के साथ नृत्य करने वाले, उनको रिझाने वाले, तो ये चीज़ें इरफान साहब में नहीं थी। उनका जो उन्होंने कहा ना कि पर्सनैलिटी और जो ऑब्जर्वेशन और जीवन को देखने का नज़रिया, ये तीनों मिला करके जो अभिनय का दायरा बनता है, तो उस अभिनय के दायरे में के कारण से दोनों लोगों के अभिनय में बहुत फ़र्क आया है। और एक जो उम्र का जो फ़र्क है, वो तो है ही, अपनी जगह है। आपके अनुसार दोनों अभिनेताओं की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में कौन कौन सी हैं जिन्हें बार बार देखा जाना चाहिए? देखिए, कुछ फिल्में तो मैं पहले इनका नाम आपको बता दूं। इरफान साहब की फिल्में के बारे में कुछ बता दूं आपको, तो वो सबसे जो मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी उनकी, वो थी आपको बिल्लू बार्बर। वो मैं इस बीच में मैंने वो फिल्म देखी, और मुझे उसके बाद आप हासिल आप देखें, हासिल उनकी पहली एक तरह से कॉमर्शियल फिल्म है। उसमें वो छात्र नेता की भूमिका करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनके सामने में बड़ा अभिनेता खड़ा होता है, आशीष विद्यार्थी हैं, और उसके साथ वो करते हैं। और बहुत मतलब छात्र नेता, कोई पॉजिटिव छात्र नेता नहीं करते हैं, एक गुंडा और बदमाश छात्र, दोनों गुंडे छात्र नेताओं की भिड़ंत है। गौरी शंकर पांडे और रणविजय सिंह की भूमिका ये इरफान साहब करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी फिल्में हैं। उसके बाद जो उनकी जो हैदर फिल्में हैं, पान सिंह तोमर है, मकबूल है, लंच बॉक्स तो अद्भुत है, लंच बॉक्स है, फिर उनका वॉरियर जो फिल्म है वो है, अभी जो अंग्रेजी मीडियम वाली फिल्म आ रही है वो फिल्म है। तो ये सारी फिल्में बहुत अच्छी हैं, और इन फिल्मों को बार बार जो है देखा जाना चाहिए। मकबूल को ही आप देखें, मतलब उस टाइम के जितने दिग्गज, वो नसरुद्दीन शाह हों, वो ओम पुरी हों, पीयूष मिश्रा हों, पंकज कपूर हों, ये सारे के साथ जो अपने, और उसके साथ वो आदमी कितना कॉन्फिडेंट था। वो मैं एक बात आपको नहीं बताया कि आत्मविश्वास जो है वो अभिनय के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अहंकार नहीं है, आत्मविश्वास उनका इतना था कि उन्होंने मित्र तिग्मांशु को कहा, पान सिंह तोमर 3 साल तक बंद रहा, तो उन्होंने कहा कि तिग्मांशु जल्दी इस फिल्म को रिलीज करो, ये तुमको स्टार बना देगा, हमको भी स्टार बनाएगा। ये कॉन्फिडेंस था। तुलसीदास को भी अपनी कविता पर बहुत कॉन्फिडेंस था, मलिक मोहम्मद जायसी को भी अपनी कविता पर बहुत कॉन्फिडेंस था, विद्यापति को भी अपनी कविता पर बहुत कॉन्फिडेंस था। वही कॉन्फिडेंस जो है वो इरफान साहब को अपने अभिनय पर था। और ऋषि कपूर की जो कुछ अच्छी फिल्में हैं, तो उसमें भाई मैं तो बार बार मैं बिना हिचक के कहता हूँ कि आज भी अगर बॉबी फिल्म आती है तो उस फिल्म को मैं देखता हूँ। और पुरानी फिल्मों में चांदनी और सरगम वगैरह तो अच्छी है ही, प्रेम रोग अच्छा है। बाद की जो फिल्में हैं उसमें उनका जो है कपूर एंड सन्स और वो मुल्क जो है
वो मुल्क तो उनके अभिनय के लिए देखिए, और बेहतर आज की तारीख में बेहतर इंसान बनने के लिए आपको मुल्क फिल्म देखनी चाहिए। 102 नॉट आउट जो है वो भी बहुत अच्छी फिल्में हैं, और उसमें मुझे पता नहीं क्यों, मैं अमिताभ बच्चन का फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं उनका अभिनय लगता है, लेकिन उसमें ऋषि कपूर की जो अभिनय की जो ऊंचाई है वो मुझे अमिताभ बच्चन को पार करती नज़र आती है। फिर उनकी जो डी डे है, जो उसमें उन्होंने डॉन की भूमिका की है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। एक साधारण कॉमर्शियल स्टूडेंट ऑफ द ईयर जिसमें उन्होंने चंचल अध्यापक की भूमिका की है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है, इसको देखनी चाहिए। हाँ, तो ये सारी फिल्में मुझे अच्छी लगी। क्या आज की फिल्म ने युवाओं के मानस का अपहरण कर लिया है? क्या सिनेमा समाज के आगे चलने वाला मशाल है? देखिए, मैं नहीं मानता हूं कि आज की फिल्मों ने युवाओं के मानस का अपहरण किया है, क्योंकि कोई फिल्म अगर क्रांति नहीं कर सकती है तो वो युवाओं के मानस को भ्रष्ट भी नहीं कर सकती है। कोई भी कला का माध्यम, उपन्यास कहानी क्यों हो, वो बहुत स्लाइट में आपको बेहतर या खराब बना सकती है। मैं एक बार आपको बताऊं कि जब मैं विद्यार्थी लाइफ में था तो ये जावेद अख्तर साहब से इंटरव्यू लेने के लिए गया था, और पूरी तैयारी, मौका लग गया था मुझे, और पूरी तैयारी के साथ में गया था कि जावेद अख्तर साहब को शोले के लिए घेरूंगा, क्योंकि हिंदी फिल्म में वायलेंस को एस्टेब्लिश करने में शोले फिल्म की भूमिका रही है। और मैंने जब उनसे सवाल किया, पहला सवाल ही किया कि देखिए कि आपने शोले से जिस वायलेंस से शुरू किया था, ये मैं बात कह रहा हूँ लगभग 98-99 की बात मैं कह रहा हूँ, उस समय मैं गया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप जिस वायलेंस की शुरुआत शोले से आपने किया, वो आज इतने विकृत रूप में वायलेंस फैला हुआ है, क्या आपको अपराध बोध होता है इसके लिए कि आप इसके जनक रहे हैं इस वायलेंस के हिंदी फिल्म में? एक वाक्य में उन्होंने कहा कि ना, मैं कोई इसके लिए मैं अपराध बोध महसूस करता नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई अपने ऊपर से थोड़े हिंसा लाता हूं। हिंसा तो हमारी संस्कृति के अभिन्न हिस्सा है। आप देख लीजिए कि जितने भी पुराने हैं, रामायण और महाभारत में हिंसा क्या कम है, तो समाज में हिंसा क्या कम है? हम तो समाज से सीखते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि भाई हिंसा तो जितना साउथ इंडियन फिल्मों में जितनी हिंसा होती है उसका दशांश भी हिंदी फिल्में में नहीं होती है, लेकिन हिंसा ज़्यादा हिंदी क्षेत्र में है। साउथ में उतनी हिंसा नहीं है, फिल्म बहुत हिंसक है लेकिन लोग हिंसक नहीं है। तो आप जो है कास्टवार जो होता है, जाति के नाम पर जो हिंसा होती है, लिंग के आधार पर जो हिंसा होती है, उस हिंसा को आप काउंट नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि फिल्में देख करके जो हिंसा करते हैं, फिल्में देख करके कितने हिंसा करते हैं? 2, 4, 5। अधिकांश हिंसाएं जो हैं वो हमारी मनोवृत्ति के आधार पर होती है, धर्म के नाम पर हिंसा होती है, वर्ण के नाम पर हिंसा होती है। तो मैं नहीं मानता हूं कि आज अगर कुछ अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं तो उससे युवा, हाँ, फिल्म की एक भूमिका होती है समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए, इससे मैं इनकार नहीं करता। हिंदी मीडियम, सर इरफान साहब की कुछ जगह नवाजुद्दीन सिद्दीकी ले सकते हैं क्या? देखिए, अभी तो उनकी बहुत मतलब बाकी है। मैं बहुत शुभकामना दूंगा कि वो ले पाएँ, मेहनत करें। उतनी मेहनत अगर करते हैं, क्योंकि मैं तो फ़ैन हूँ। जब मैंने उनकी फिल्म देखी वो माउंटेन मैन, माझी द माउंटेन मैन, मैंने बजाबता उस फिल्म पर लिखा भी है और मेरी बेहतरीन वो फिल्म है। और इतना ज़बरदस्त अभिनय की वजह से मैं उस समय गया में था, मैं चला गया उस माझी साहब के गांव में चला गया और सपरिवार में गया और मैं उनके परिवार वालों से मिला। उसमें ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ही योगदान है जिस वजह से मैं गया मैं वहाँ। लेकिन ये तो सही कर रहे हैं नवाजुद्दीन की, जो मैं कह रहा था ना कि अभिनय का एक दायरा, तो दायरा तो उन्होंने तय किया है, लेकिन जो दायरा में मैं कह रहा हूँ कि उस दायरे का विस्तार, वो विस्तार या तो उनको अवसर नहीं मिला है उस रूप में, या वो उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो अगर करेंगे और अपने दायरे का विस्तार करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ तक जा सकते हैं। तो अब समय भी लगभग 1 घंटा 5-10 मिनट होने को हैं
और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से संवाद स्थापित करके। मैं फिर से एक बार आप सबको जो सुन रहे हैं, अधिकांश मेरे विद्यार्थी ही लग रहे हैं सुनने वाले, लेकिन जो भी सुन रहे हैं मैं उन सबको चेहरा भी देख पा रहा हूँ, नाम भी पढ़ पा रहा हूँ। बहुत लोगों का, अमन हैं, सोनपाल जी हैं, विवेक हैं, कंचन जी भी हैं, अमित प्रभाकर हैं, अमन हैं, नीलेश दीपक हैं, विनीत है। तो मैं सबको, आप सब लोगों को, विनोद भारती जी भी हैं, सुभद्रा जी भी होंगी ही जब विनोद भारती हैं तब। तो मैं सब लोगों को, आप सब तमाम लोगों को, और जो बहुत मेहनत से दीवान जी ने इस कार्यक्रम को किया है, उन सब लोगों को शुक्रिया, धन्यवाद। और इतने देर तक हमारा आप सुनते रहे, इसके लिए आप तमाम लोगों को शुक्रिया। और